हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को मैरी क्रिसमस। और आज दोस्तों हम रिव्यू करेंगे एक नए अपकमिंग आईपीओ का, जो कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ओपन रहेगा। इंडो फार्म इक्विपमेंट का आईपीओ। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम, वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे आप ना रहें। और ये रोज चेंज होता रहता है, मतलब ये क्या है कि ऑफलाइन डिमांड है, कैसी आती है वो पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो अभी अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम नियरली 10% के आसपास बता रहा है, नियरली 10%, लगभग आप मान के चल सकते हैं 22 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। 22 इंटू 69 करते हैं तो लगभग 1500 रुपए जैसा हमें एक लॉट पर फायदा देखने को मिल रहा है। फिर अगर एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है और एक दिन पहले आ जाएगी, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी 1994 मतलब 1994 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 30 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर, तो मतलब इसको अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये कंपनी क्या करती है, ट्रैक्टर और क्रेन मैन्युफैक्चर करती है। मेनली क्या है कि ट्रैक्टर और क्रेन। ट्रैक्टर वो चलाने वाला आप सोच रहे हैं, वही ये मैन्युफैक्चर करती है पूरा। उसके अलावा क्रेन जिससे क्या कि सामान ऊपर नीचे करते हैं, बहुत भारी भारी सामान होते हैं, टनों में सामान होते हैं, उनको ऊपर नीचे करने के लिए क्रेन काम में आती है। मतलब काफी लोगों को तो पता ही होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे साइड में देख सकते हैं हार्वेस्टर होता है, मतलब ये फसलें वगैरह इकट्ठे करने, बहुत सारी चीजें होती है, फसलें इकट्ठा करना है। फिर इसके अलावा रोटरी फिलर होता है, मतलब ये सारी फसलों के लिए उनके लिए काम में आते हैं चीजें। तो ये चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है। सेक्टर बढ़िया है। ट्रैक्टर जो है 20 हॉर्स पावर से लेकर 110 हॉर्स पावर की ये ट्रैक्टर जो है मैन्युफैक्चर करती है। और क्रेन जो है इसके 9 टन से लेकर 30 टन तक की क्रेन आती है। और ये साल के अंदर 18,000 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखती है। 2400 क्रेन ईयरली प्रोड्यूस करने की इसकी कैपेसिटी है। और दूसरी बात करें ट्रैक्टर वगैरह के अंदर, इनके अंदर गियर बॉक्स वगैरह लगते हैं क्रेन वगैरह के अंदर, तो इंजन, गियर बॉक्स और उसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो भी ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करती है। ज्यादातर इसके खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो काफी अच्छी बात है। और इंडिया के अलावा 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है, यूरोप, एशिया वगैरह के अंदर। ज्यादातर ये छोटी कंट्री नेपाल, सीरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, सूडान, ऐसी कंट्रीज में भी सप्लाई करती है। तो सेक्टर नो डाउट बढ़िया है, अच्छा सेक्टर है, बट इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और बाकी सारी चीजें भी देख लेते हैं। बाकी एक चीज ये भी है कि ये लीडिंग पोजीशन के अंदर नहीं है। कोई भी सेक्टर भले ही अच्छा हो, वो अगर लीडिंग पोजीशन के अंदर हो तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या वैल्यूएशन सही हो तो भी ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो 2022 से 2024 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं और एक क्वार्टर के दिए गए हैं 30 जून 2024 तक। तो अगर एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर हल्की हल्की साल दर साल ग्रोथ है। 619 करोड़ से 644 करोड़ रुपए हुए हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल हल्की हल्की ग्रोथ है, 352 करोड़ से 376 करोड़ रुपए हुए, ज्यादा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही सेम 13 करोड़ से 15.6 करोड़ रुपए हुआ है, इसके अंदर भी कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है। 4.5% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आते हैं। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके हाथ में जो बोरिंग्स है वो थोड़ी थोड़ी कम हुई है, 245 करोड़ रुपए की फिर भी बोरिंग्स है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि आईपीओ के फ्रेश इश्यू से 50 करोड़ रुपए अपने डेट चुकाने के अंदर काम में ले रही है, ये काफी अच्छी बात लगी। बट उसके बाद भी इसके ऊपर काफी ज्यादा डेट रह जाएगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो फाइनेंशियली देखे तो ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, डेट भी है इसके ऊपर, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल्स है। बाकी आरओई, आरओसी वगैरह 5% और 9% के आसपास है, बहुत कम है। फिर पीयर से कंपैरिजन करें तो इसका पी 54 के आसपास का निकल कर आता है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो इसके अंदर इसने अपने 2 पीएस बताए हैं, एस्कॉर्ट और दूसरा है एक्सन कंस्ट्रक्शन। तो उनका भी 36 से लेकर 47 के बीच में निकल कर आता है। और रेवेन्यू के मामले में काफी बड़ी कंपनी है एस्कॉर्ट तो, और एक्सन कंस्ट्रक्शन भी इससे बड़ी है, तो उनसे ये महंगी वैल्यूएशंस लेके आए हैं पी के हिसाब से देखे तो। और प्राइस टू बुक इसका देखे तो 2.55 का निकल कर आता है, बाकी दोनों का 2.28 से लेकर 10 के बीच में है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से तो ठीक ठीक ओके वैल्यूएशंस है, बट पी हिसाब से महंगी वैल्यूएशंस है। ये वैल्यूएशंस आप कह सकते हैं सस्ती तो नहीं है, तो फाइनेंशियली फंडामेंटली कमजोर है, वैल्यूएशंस भी इतनी ज्यादा सस्ती नहीं है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड रखा गया है 204 रुपए से लेकर 215 रुपए के बीच में। 69 मतलब 69 शेयर्स का ये लॉट है।
इसका टोटल इश्यू साइज है 260 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 185 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर, सब्सिडरी वगैरह के अंदर, इन्वेस्टमेंट करने के अंदर, कुछ उधारी चुकाने के अंदर, तो ये पैसा काम में लेने वाली है। ओएफएस है 75 करोड़ रुपए का, रिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है 7 जनवरी को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आ रहा है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैस पैरामीटर्स। ये मतलब मैं रिस्क मापने के लिए इसको काम में लेता हूं। ये सही गलत मतलब अंदाजा नहीं है, सही गलत का फैक्टर नहीं है, ये सब रिस्क का फैक्टर है, रिस्क कितना है। तो सबसे पहला फैक्टर है जीएमबी। वैसे जीएमबी अंदाजा होता है, फिर भी जानना जरूरी है। तो जीएमबी अभी कम चल रही है, नियरली 10% के आसपास, थोड़ी कम है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया रहता है 20% का, ताकि सेफ्टी रहे। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, जो कि आना बाकी है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन, वो भी अभी आना बाकी है, क्योंकि वो एक दिन पहले ही आएंगे एंकर लिस्ट, और सब्सक्रिप्शन खुलेगा तब पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में वीडियो डाल दिया करो, तो बाद में क्या लिस्टिंग के बाद वीडियो डालें? मतलब पहले बाकी सारी चीजें देखनी है ही नहीं हमें, वो भी तो समझना जरूरी है। कंपनी क्या काम करती है, सेक्टर कैसा है, वैल्यूएशन कैसी है। फिर चौथा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। तो अभी देखा जाए जो 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, जीएमपी और वैल्यूएशंस, वो दोनों ही मतलब उनमें पॉइंट नहीं मिलते हैं इसको। अगर वैल्यूएशंस का हल्का आधा पॉइंट भी दे दें तो भी ठीक है, और जीएमपी का आधा पॉइंट, तो 2 में से भी इसको 1 पॉइंट ही मिल रहा है, ज्यादा नहीं मिल रहा है। बट मैं ये 1 पॉइंट भी कंसिडर पूरा नहीं करूंगा। तो अभी लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से थोड़ा रिस्क तो नजर आ ही रहा है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव देखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा नहीं है। नेगेटिव में ये है कि सेक्टर तो ये अच्छा है, बट इसके अंदर कंपटीशन है, और ये अपने सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। दूसरा, छोटी कंपनी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके फाइनेंशियल्स देखिए तो उसमें भी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। डेट भी है इसके ऊपर ज्यादा, आरओई आरओसी कम है, वैल्यूएशंस भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो नेगेटिव्स कुछ ज्यादा है। पॉजिटिव क्या लगा? पॉजिटिव में ये है कि फ्रेश इश्यू का पोर्शन ज्यादा है, अपना डेट चुका रही है। दूसरा, कुछ अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने के अंदर काम में ले रही है, और क्रेन के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह भी लगाने वाली है, उसके अंदर भी पैसा काम में लेने वाली है, और कुछ उधारी चुकाने के अंदर पैसा काम में लेने वाली है। तो काफी अच्छी बात लगी। तो ये है इसका पॉजिटिव। बाकी ओवरऑल इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही, ना ही इतनी कोई ज्यादा डिमांड नजर आ रही है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। तो आपको ये कंपनी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई हमारा वीडियो, हमारी मेहनत सफल गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।